एवरीवन, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे हमारा राजस्थान क्लास 6 की चैप्टर 7 और 8। 6 चैप्टर हमने कर लिए हैं। आइए शुरू करते हैं। 7 चैप्टर का नाम है जल संसाधन और सुरक्षा। इसमें लिखा है कि जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त जो स्रोत होते हैं वो जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के प्रमुख जल स्रोतों में झीलें, नदियां, उन पे बने हुए बांध, गहरे तालाब, कुएं तथा नलकूप है। इस अध्याय में हम इनके जल संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सहायक नदियां क्या होती है। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, सहायक नदियां कहलाती है। अपवाह तंत्र, धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। यानी कि जो किसी की नदी है उसकी सहायक नदी द्वारा जो कुछ धरातलीय बनावट होती है उसको उसका अपवाह तंत्र कहता है। यानी कि वो किन किन जगह से होकर गुजर रही है, तो ये उसका अपवाह तंत्र है। दो, अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। अब देखते हैं राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां यानी कि बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में जो नदियां बहती है जैसे बनास, काली सिंध, पार्वती, ये यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा में और गंगा जाके बंगाली खाड़ी में मिल जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास में इसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र, ऐसी नदियां जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदियां कहते हैं। यानी कि वे नदियां जो किसी नदियों में नहीं मिलती, जो कि विलुप्त हो जाती है आगे जाके स्थल के अंदर ही, उसे आंतरिक जलवायु तंत्र कहते हैं। जैसे कि राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंढा, इनको आप याद कर लीजिए। राजस्थान की प्रमुख नदियां, जैसे राजस्थान की प्रमुख नदियां है चंबल। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में बहने के बाद यूपी में यमुना में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेडज, कोठारी, काली सिंध और पार्वती हैं। राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र कोटा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि चंबल नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के अंदर। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां बनास, बेडज, कोठारी, काली सिंध और पार्वती है। आगे हम देखते हैं बनास के बारे में। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाईमाधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। यानी कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, और राजस्थान की वैसे सबसे लंबी नदी चंबल है। ये पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है क्योंकि ये राजसमंद में निकलती है। बनास है वो राजसमंद में निकलती है और सवाईमाधोपुर में चंबल में मिल जाती है। और ये चंबल क्या है कि एमपी से निकलती है, इसलिए पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती चंबल। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। लंबाई कोई नहीं पूछता लगभग एग्जाम में। टोंक सवाईमाधोपुर नगर बनास नदी किनारे स्थित है। टोंक सवाईमाधोपुर बनास नदी किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? मेनाल, कोठारी, बेडज, खारी। उसके बाद आता है लूनी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, उसके बाद यह खारा हो जाता है। यह भी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि लूनी नदी का पानी कब खारा हो जाता है, तो बाड़मेर जिले में बालोतरा के बाद। इसकी सहायक नदियां हैं जोजरी, बांडी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया। आगे है माही नदी।
मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां सोम और जाखम है। माही की सहायक नदियां सोम और जाखम। बाणगंगा इस नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट की पहाड़ी से। बेराट की पहाड़ी से बाणगंगा निकलती है। इस नदी का पानी भरतपुर में घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। घग्गर नदी इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन संस्कृति का अवशेष या सहायक नदी माना जाता है। ये अपन दिखा रखी है। ये दिखा रखी है पार्वती नदी, ये काली सिंध, ये बनास, ये खारी, ये बाणगंगा, इधर ये लूनी, ये सूकड़ी, बांडी, ये सब लूनी की सहायक नदियां थी। ये बनास नदी। इसमें बता रखा है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई के उद्देश्य पूर्ण होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय योजना कहते हैं कि नदी पर बांध बनाने से विद्युत उत्पादन होगा, सिंचाई होगी, पेयजल मिलेगा, वृक्षारोपण होगा, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, पर्यटन, ये सारे उद्देश्यों की वजह से इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं के कारण इसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। राजस्थान में चंबल परियोजना, बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहले हम देखते हैं चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर, और कोटा के अंदर है ज्वार सागर और कोटा बैराज बांध। एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि ये जो 4 बांध है इनमें से कौन सा राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान में कौन सा नहीं है? गांधी सागर बांध एमपी के अंदर। ऐसे समझ लेना कि गांधी जी एमपी के, गांधी सागर बांध एमपी के अंदर है। इसके अलावा 3 थे, यानी कि राणा प्रताप सागर, ज्वार सागर और कोटा बैराज जो राजस्थान में। इस परियोजना से दोनों राज्य कौन कौन से, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जल विद्युत और सिंचाई की सुविधा मिलती है। अब है माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा के अंदर माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। बिसलपुर ये कहाँ है? ये राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया था। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति होता है। राजस्थान के कहाँ है? टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के बिसलपुर गांव के अंदर बनास नदी की परियोजना है बिसलपुर। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना, यानी कि इसमें 4 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालोर जिलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल, प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पे जाखम परियोजना। ये सारी योजनाएं आप याद रख लेना। राजस्थान की प्रमुख झील व जल संचय। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन पाए जाते हैं। तत्कालिक राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिनके उदाहरण वर्तमान के कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्य द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ के राजाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जन्ना सागर आदि झीलों का समय समय निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद एक दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो झील उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और जना सागर। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पे करवाया था। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी राजस्थान की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है।
यानी कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील नक्की झील, और विश्व की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ये जैसमंद झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी उत्तरी भारत की नौचौकी भी कहा जाता है। इसको कहते हैं राजसमंद झील को। इसके अलावा कुछ और झीलों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि जोधपुर में बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर, ये झीलें हैं। जोधपुर में गड्डी सागर, डूंगरपुर में गैब सागर, बीकानेर में कोलायत और अलवर में सिलीसेट आदि कई झीलें भी राज्य में, यानी कि जोधपुर के अंदर कौन कौन सी है? बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर कहाँ है? जोधपुर में। गड्डीसर कहाँ है? जैसलमेर में। गैब सागर डूंगरपुर में, कोलायत बीकानेर में, सिलीसेट अलवर में। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर व नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पंचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर और जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी खारे पानी की झीलें। ये सब इसने झीलें बता रखा है कि कौन कौन सी झीलें हैं। जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण व संरक्षण करते थे। उसके बाद शब्दावली: भूगर्भिक यानी कि भूमि के अंदर का, अफवाह यानी कि नदी के जल का बहना, टांका यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु बनाई गई कुएनुमा संरचना, खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जन संरचना हेतु बनाई गई संरचना, जोहड़ है वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना और संरक्षण होता है रख रखाव। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? बनास चंबल की सहायक है। माही बजाज सागर कहाँ स्थित है? माही बजाज सागर। चंबल की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। अगला चैप्टर, आजीविका के प्रमुख स्रोत। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, ये क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु एवं आर्थिक सामाजिक सभी स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और खनन का कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। अब देखते हैं राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ 3 प्रकार की फसलें होती है: रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल जिनकी बुआई सर्दी में की जाती है और गर्मी प्रारंभ होने पे यानी कि मार्च अप्रैल में जिनकी कटाई कर ली जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों। ये कौन सी फसलें हैं? ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। और जायद की फसल यानी कि इन दोनों के बीच में मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक की जाती है, जैसे कि खरबूज, तरबूज, ककड़ी। यानी कि रबी की फसलें जो सर्दियों में बोते हैं और गर्मियों में काट लेते हैं मार्च अप्रैल में, और खरीफ वाली वो जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट लेते हैं। और जायद वाली होगी इनके बीच की। तो रबी की कौन कौन सी है जो सर्दियों में हम बोते हैं? गेहूं, जौ, चावल, चना और सरसों। गर्मियों में ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल। जायद में ये जो आ गए तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि। राजस्थान में कृषि का पिछड़पन का एक तो प्राकृतिक कारण है कि यहाँ सूखा जाता है, रेतीली बंजर भूमि है, मृदा का अपरदन हो रहा है। दूसरा आर्थिक कारण भी है, यहाँ पे किसान निर्धन है, उपज का कम मूल्य मिलता है, पुरानी तकनीकों से कृषि करते हैं, सिंचाई के साधनों की कमी है और उत्तम खाद और बीज की कमी है। संगठनात्मक कारण दोनों को मिला के भू स्वामित्व की समस्या है, नीतिगत कमजोरियां हैं। और राजस्थान में कृषि की विशेषताएं,
राजस्थान में देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और ग्वार का उत्पादन, यानी कि देश में जो बाजरा, सरसों और ग्वार, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होते हैं। और यूपी के बाद राजस्थान भारत में जौ व चना यूपी में होता है और सेकंड नंबर पे राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है और दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्की की खेती की जाती है। राजस्थान राज्य से श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से सिंचाई सिंचाई की सुविधा की जाती है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% होती है और तालाब से द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। अब हम देखेंगे राजस्थान में पशुपालन। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही, यानी कि यहाँ पे राजस्थान का जो मरुस्थलीकरण है, पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा है, इसके कारण राजस्थान में लोग कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं क्योंकि यह जीविका का एक साधन भी है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है ही और औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ पशुपालन करते हैं। राजस्थान के पालतू पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, गधे, घोड़े आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां और भेड़ पालन किया जाता है। राजस्थान की 20वीं जनगणना यानी कि 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में कमी आई है, भेड़ और बकरियों की संख्या में कमी आई है, गाय व भैंस में मामूली वृद्धि हुई और पशुपालन यानी कि मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म के अंदर तेजी आई है। जो 20वीं जनगणना थी 2019 की, उसमें बताया गया है कि ऊंट और गधों की संख्या में कमी है, भेड़ बकरियों की संख्या में कमी है, गायों और भैंसों में वृद्धि हुई है लेकिन मामूली सी हुई है, जबकि मुर्गी पालन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। अब देखते हैं कि पशुपालन से क्या लाभ होते हैं। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है। पशुओं पर आधारित उद्योग का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, यानी कि दही या छाछ आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पे पशु उत्पादन को विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। पशुपालन में समस्याएं क्या क्या है? पहला है कि पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं करा पाते। दूसरा, पशुपालकों के पास घटिया किस्म या कमजोर नस्ल के पशु हैं। अगला है चारागाहों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है और बार बार सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। अब देखते हैं राजस्थान में खनन। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिस कारण राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिज मिलते हैं और सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है राजस्थान में रॉक फास्फेट, सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर का उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां गायब हो चुकी है, जिससे कि गंभीर पर्यावरण दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अब देखते हैं हम शब्दावली। आजीविका यानी कि रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य। अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा। निर्यात यानी कि देश का माल अन्य देशों को भेजना। पूछा कि रबी की फसल कौन सी है? मक्का, कपास, बाजरा या गेहूं। तो पता है कि गेहूं रबी की फसल और ये तीनों खरीफ की है। मोस्टली राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो मोस्टली राजस्थान में ज्यादा बाजरा बोया जाता है। खरीफ की फसल की ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। 20वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस किस पशुओं की संख्या में गिरावट हुई है? तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा गिरावट किस किस में हुई थी? ऊंट व गधों की संख्या में, भेड़ बकरियों की संख्या में, इन संख्याओं में गिरावट हुई है। पशुपालन से क्या लाभ है? किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? पशुपालन क्षेत्र की 2 समस्याएं बताइए और राजस्थान में अवैध खनन से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।